हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस का इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं संजीव कुमार। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत और उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी उसके क्या गुण है, इसके बारे में हम लोग काफ़ी विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण जो है वो आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय में 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सभी लोग एक एक जो है लाइक कर दीजिए वीडियो को और फिर वीडियो को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले जानना यह है कि मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत वो कहता क्या है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या हैं, ये जनरेट कैसे होती है यानी ये उत्पन्न कैसे होती हैं, इसमें कैसे उत्पन्न होती हैं। क्या हमने पढ़ा कि जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, और इनमें समय के साथ साथ जैसे ही हम परिवर्तन करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से परस्पर लंबवत होने के कारण वातावरण में एक विक्षोभ उत्पन्न करते हैं यानी एक डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, और उसी विक्षोभ को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में सीखा है। तो देखिए, मैक्सवेल का क्या कहना है, तो मैक्सवेल का कहना भी वही चीज है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा सडनली बढ़ाई जाती है, जैसे मान लो कोई भी हमारा विद्युत परिपथ है। ठीक है, जैसे ये हमारा कोई विद्युत परिपथ है, सपोज कर लो इसमें जो है हमने क्या किया है, करंट जो है फ्लो किया है, परिवर्ती विद्युत धारा को बढ़ाया है। तो जब परिवर्ती विद्युत धारा को बढ़ाते हैं तो उसके कारण, परिवर्ती विद्युत धारा के कारण क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। बात ध्यान से समझो कि जब हम किसी परिपथ में परिवर्ती धारा के मान में बढ़ोतरी करते हैं या परिवर्ती धारा के मान को बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखो, उसके बाद क्या होता है, इस स्थिति में परिपथ से, ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो परिपथ से ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत आगे बढ़ती है। ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद क्या होता है, ऐसी कंडीशन में ऊर्जा जो है तरंगों के रूप में, यानी जिसको हमने जो है वहां पे पढ़ा था कि वातावरण में एक विक्षोभ, वही विक्षोभ हमारा क्या है, तरंगों के रूप में, यानी वही जो है एनर्जी जो है, डिस्टरबेंस जो है, वही एनर्जी तरंगों के रूप में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत आगे बढ़ती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पे हमने फिगर बनाया है, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और ये इसके संचरण की दिशा यानी ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये जो है आपके विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के परस्पर लंबवत है। ये इस साइड का मतलब है ये ऐसे ऊपर बाहर की ओर। ठीक है, तो देखो इसके बीच कितने अंश का कोण है, 90 अंश का, और इसके बीच कितने अंश का, 90 अंश का। यानी तीनों ही कंडीशन में ये जो तरंग संचरण की दिशा है, यानी जो हमारी ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये हमारी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक है, यही मैक्सवेल का क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है। अब जरा इनकी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि यानी इसके क्या भौतिक गुण है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं। तो जो भी चीजें हमने आपको ओरली बताया है वो आप जो है कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबकियों के गुण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये कुछ जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण यानी उनके कैरेक्टरिस्टिक है। जरा इनको समझ लिया जाए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। और भी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन जो हमको इम्पोर्टेंट लगा उतना हमने राइट किया, बाकी और भी आपके बुक में जो है दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसके कैरेक्टरिस्टिक को और भी देख सकते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी जो इसका पहला मेन गुण है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी इसकी जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड के बराबर है। दूसरी बात कि विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, यानी ये कैसे पार्टिकल के द्वारा क्रिएट होती है, त्वरित आवेश। कहने का मतलब जैसे अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं यानी धारा के मान में चेंजेस कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, जो भी चार्ज हमारे हैं, जो भी पार्टिकल हैं, वो सारे पार्टिकल क्या हैं, चार्ज हैं। तो यानी ये चार्ज पार्टिकल के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, और ये निर्वात में जो है, ठीक है, निर्वात में ये जो है 1/√μ0 इस वेग से जो है संचरित होती हैं। ठीक है, और इसका वेग भी जो है आपके लाइट के वेग के बराबर ही होता है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके लाइट की स्पीड आएगी वही जो है इसकी भी स्पीड आएगी। ठीक है, निर्वात में ये कणें जो है 1/μ0 के वेग से को जो है क्या होती हैं, संचरित होती हैं। दूसरी बात, इन तरंगों की प्रकृति जो है अनुप्रस्थ होती है। कहने का मतलब यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं नेचर में यानी इनकी नेचर कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, तो ये तरंगे जो है अनुप्रस्थ होती हैं। ये आपका जो है ऑप्शन का क्वेश्चन है, कभी पूछ लिया जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ऑप्शन दे दिया अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, दोनों, तो आप कौन सी लिखेंगे, तो ये आप जो है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र सदिश समान कला में होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो कलांतर होता है वो π/2 का होता है। कलांतर कितने का होता है, π/2 का होता है। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से परस्पर लंबवत होते हैं। इनके बीच में कोण में कितने अंश का फर्क आता है, 90 अंश का आता है, वही इनका कलांतर है। और इनके जो सदिश है वो समान कला में। ठीक है, चलते हैं। BY परस्पर लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। जैसे कि फिगर तो हमने मिटा दिया, वहां पे आपने देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में था, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में था। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र ये दोनों ही हमारे तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। तरंग संचरण की दिशा इस साइड में थी और विद्युत क्षेत्र इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर। ठीक है, तो इन दोनों, ये दोनों जो है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती हैं। छठा जो इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में संवेग होता है। भाई जब संवेग P होता है mb, संवेग है तो यानी वहां पे मास की बात ही जरूर आएगी। ठीक है, अगर तरंगों में संवेग है तो ये जिस भी पृष्ठ पर गिरेंगी वहां पर प्रेशर डालेंगी यानी दाब डालेंगी। ठीक है, तो वही चीज है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में संवेग होता है, फलस्वरूप ये तरंगे जिस भी पृष्ठ पर आपतित होती हैं या पड़ती हैं उस पर विकिरण दाब डालती हैं। और ये विकिरण दाब जो है, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दाब जो है पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये थे हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लिया जाए कि स्पेक्ट्रम है क्या चीज, और इसी के साथ इस चैप्टर को भी जो है कंप्लीट किया जाए, समाप्त किया जाए। और इसके बाद जो है पार्ट 1 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आज के इस वीडियो के साथ साथ। और फिर जो है हम लोग पार्ट 2 में बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 की तरफ, क्योंकि 9 आपका हो चुका है। ठीक है, 9 आपका किरण प्रकाश की हो चुका है, बढ़ा जाएगा अगले चैप्टर की तरफ तरंग प्रकाश की। लेकिन उससे पहले चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है इसको भी जान लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारी जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कुछ फिगर है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते किसको, सबसे पहले तो बात यह है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी बात यहाँ पे विद्युत चुंबकीय की हो रही। ठीक है,
तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्यों के आधार पर व्यवस्थित क्रम में रखना ही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। लेमडा क्या है, हमारा तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग दैर्ध्य को हम किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से। ये हमारी तरंग दैर्ध्य लिखी गई है। यहाँ पे पहले सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली चीज लिखी गई है, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा लिखी गई है, ठीक है। तो यानी ये क्रम से इसको व्यवस्थित किया गया, पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा। तो यहां से इसकी डेफिनेशन बन रही है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्यों के आधार पर व्यवस्थित क्रम में रखना ही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। अब इसमें जो है न्यूटन ने काफी कुछ जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। क्या बताया है कि न्यूटन ने बताया कि सूर्य के प्रकाश में लाल रंग से लेकर बैगनी तक, ठीक है, लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक विभिन्न कलर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं, यानी दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे ज्यादा होती है। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे ज्यादा होती है, और इसका मान लगभग होता है 8 गुणे, ठीक है, 8 गुणे 10⁻⁷ मीटर। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य जो है वो लाल रंग की होती है। कितनी होती है, 8 गुणे 10⁻⁷ मीटर, यानी इसी के रेंज में आएंगे। देखो 10⁻⁸ और -6 के बीच में यही पूरा रीजन तो हमारा क्या होगा, 10⁻⁷ वाला रीजन यही ना होगा, ठीक है। उसके आगे देखो, और सबसे छोटी जो है वो बैगनी रंग का होता है। कितना होता है बैगनी रंग का, बैगनी रंग का होता है 4 गुणे 10⁻⁷, ठीक है। ये आपका लाल रंग का है, और ये जो है नीचे आपकी बैगनी रंग की है, ठीक है। तो सबसे कम बैगनी की होती है, कितनी होती है, 4 गुणे 10⁻⁷, और सबसे ज्यादा होती है लाल की, कितनी है, 8 गुणे 10⁻⁷। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, स्पेक्ट्रम लाल रंग से ऊपर, लाल रंग से ऊपर जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, लाल रंग से ऊपर, यानी लाल रंग से ऊपर का मतलब क्या होगा, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाले, उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वालों को हम क्या बोलते हैं, औरक तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि भाई अधिक की बात कर रहे हैं ना, तो अधिक इस साइड है और कम इस साइड है। तो लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाले को औरक किरणें, और उससे कम वाली को क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर हो गई। और उसमें आगे देखो, बाद में आपके एक्स किरणें और गामा किरणें, ठीक है, और आपकी ये जो रेडियो और माइक्रोवेव है, इसकी भी जो है बाद में खोज हुई। तो देखो, दृश्य प्रकाश में जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है, लाल रंग से ज्यादा की तरंग दैर्ध्य औरक तरंगे कहलाती हैं, और इससे कम वाले को पराबैंगनी कहते हैं। और बाद में हमारी गामा किरणें और एक्स किरणों की खोज हुई। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ये तो हो गया हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब हर एक तरंगे, जो आपकी तरंगे दी हुई हैं, हर एक तरंग का हेडिंग डालो। जैसे गामा किरणें है तो यहाँ पे लिखो गामा किरणें, ठीक है। अब गामा किरणें, इसकी तरंग दैर्ध्य कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, इसको लिखिए, ठीक है। और इसके क्या गुण है, इसको लिखिए। तो इसकी तरंग दैर्ध्य तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रही है फिगर में। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य जो है यहाँ पे देख रहे हैं 10⁻⁻14 मीटर से लेकर कहां तक है, 10⁻⁻10 मीटर के आसपास तक है, ठीक है। तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी है हमारी, 10⁻14 से लेकर 10⁻10 मीटर के रेंज तक इसकी जो है तरंग दैर्ध्य है। दूसरी जो आपकी एक्स किरणें हैं, एक्स किरणों की रेंज क्या है, 10⁻11 मीटर से लेकर 10⁻11 मीटर से लेकर 10⁻8 मीटर तक है, ठीक है। तो जो गामा किरणों का आपका रेंज है वो कितना है, 10⁻11 से लेकर 10⁻7 मीटर तक है,
ठीक है, क्योंकि 8 से थोड़ा ज़्यादा है तो 8 के इधर जाएंगे तो 7 ही मिलेगा हमको। और क्या है, औरक्त की अगर हम रेंज की बात करें तो औरक्त की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 10 की घात -5 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। 10 की घात -5 से 10 की घात माइनस नहीं 5 नहीं है, 10 की घात -7 से लेकर 10 की घात -8 तक होता है, 4, ठीक है। तो औरक्त की जो रेंज है ये कितनी है, 10 की घात -7 से 10 की घात -4 तक, ठीक है। ये आपके औरत की रेंज हो गई। और माइक्रोवेव की क्या रेंज है, माइक्रोवेव का तरंग दैर्घ्य कितना है, 10 की घात -4 से लेकर 10 की घात -2 तक, ठीक है। तो ये आपकी माइक्रोवेव की हो गई 10 की घात -4 से 10 की घात -2 तक। रेडियो तरंगों का कितना है, 10 की घात -3 से लेकर, इसकी जो है 10 घात -3 से लेकर कितना है, 10 की घात +2 तक है। ये आपकी रेडियो तरंगे हो गई, ठीक है। तो सारी तरंगों की ये तरंग दैर्घ्य हो गई। हर एक तरंग के बारे में आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे अभी देखिए, जस्ट बाद, इसी के जस्ट बाद हम आपको नोट्स दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको लिखना है। सारी चीज़ें नोट्स में लिखी गई है, अभी हम उसको लास्ट में स्लाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। कि वो सारी चीज़ें हम बोल कर लिखवाएं, उससे अच्छा है कि हम नोट्स जो है अपलोड कर दे रहे हैं। आप लोग जो है आराम से इत्मीनान के साथ वीडियो को रोक कर, यानी पॉज कर करके आप लोग आराम से अपनी नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 2 में, यानी पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब आएंगे पार्ट 2 पर, किरण प्रकाश की हो गया, तरंग प्रकाश की का चैप्टर, ठीक है। और इसमें अगर किसी को कहीं पर कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है। अगर कोई डाउट नहीं है तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट मानते हैं, ठीक है। ओके, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नई अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। ओके।